हेलो दोस्तों। पहला चैप्टर द लिविंग वर्ड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अपना दूसरा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर को बेसिकली हम एनसीईआरटी की लाइन डायग्राम और फ्लो डायग्राम के माध्यम से समझेंगे और बहुत ही सुपर तरीके से इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर जो दूसरा है ये है बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब पिछले चैप्टर में हमने क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन का बेसिकली मतलब है ग्रुपिंग करना। मतलब ग्रुपिंग अब किस चीज का? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म को हम ग्रुप करेंगे, इसमें ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ग्रुपिंग किसमें किए थे? कन्वीनियंट कैटेगरी में। ग्रुपिंग किसमें किए थे? कन्वीनियंट कैटेगरी में। और जिस कन्वीनियंट कैटेगरी में किए थे वो टैक्सा था। क्या था? टैक्सा था। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसके बाद फिर ग्रुपिंग किसमें किए थे? कन्वीनियंट कैटेगरी में। और कन्वीनियंट कैटेगरी क्या थी? टैक्सा। अब हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन में जो पहला साइंटिफिक बेसिस था क्लासिफिकेशन का, कौन किया था, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था वो एरिस्टोटल द्वारा किया गया था। जिनको हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। जिसको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। जो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था वो एरिस्टोटल द्वारा किया गया था और जिसको हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। उन्होंने सबसे पहले प्लांट को क्लासिफाई किया। प्लांट को उन्होंने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया। पहला हर्ब और दूसरा श्रब और तीसरा ट्रीज। अब हर्ब का मतलब क्या है? जिसके तने हरे होते हैं। और श्रब का मतलब क्या है? कि जिसके तने झाड़ियांदार होते हैं, मतलब जिसके तने झाड़ियां बनाते हैं। और ट्रीज का मतलब जिसके तने जो है वो उड़ी होते हैं, उसी को हम ट्रीज कहते हैं। प्लांट को तो क्लासिफाई कर दिया। उसके बाद फिर इन्होंने एनिमल को भी क्लासिफाई किया। एरिस्टोटल साहब ने एनिमल को भी क्लासिफाई किया। और एनिमल को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया? एनिमल को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया। एक इनेमा और दूसरा अनेमा। अब इसका क्या मतलब है? इनेमा मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जिसमें रेड ब्लड सेल प्रेजेंट हैं, उसी को इनेमा कहा। इनेमा मतलब विद आरबीसी, जिनके अंदर आरबीसी रेड ब्लड सेल पाया गया उनको इनेमा कहा गया। इनेमा कहा। और अनेमा मतलब जिनके अंदर आरबीसी नहीं था, एब्सेंस ऑफ आरबीसी। जिस ऑर्गन के अंदर आरबीसी नहीं था उसको अनेमा की कैटेगरी में रखा गया। उसके बाद इसका एग्जांपल जैसे कॉकरोच। इसमें जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग।
उन्होंने एरिस्टोटल ने प्लांट को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया, हर्ब, श्रब, ट्रीज। हर्ब जो है वो जिनके तने हरे होते हैं, और श्रब जिसके तने झाड़ियां बनाते हैं, और ट्रीज जिसके तने उड़ी होते हैं। और एनिमल को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया, इनेमा और दूसरा अनेमा। इनेमा मतलब विद आरबीसी जैसे ह्यूमन बीइंग, और अनेमा मतलब एब्सेंस ऑफ आरबीसी जैसे कॉकरोच। एरिस्टोटल ने तो क्लासिफाई कर दिया सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर, लेकिन उसके बाद लीनियस आए। लीनियस उन्होंने 2 किंगडम सिस्टम दिया, 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया। तो उसके बाद कौन आया? लीनियस। लीनियस आए, उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और लीनियस को हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इन्होंने बताया कि जो किंगडम है उसमें प्लांट है और एनिमल है, और अपने क्लासिफिकेशन का इन्होंने एक बेसिस लिया जो कि सेलवाल था। बेसिस सेलवाल। इन्होंने बताया जिसके पास सेलवाल है उसको हम प्लांट की कैटेगरी में रखेंगे, और जिसके पास सेलवाल नहीं है, केवल सेल मेम्ब्रेन है, उसको हम एनिमल की कैटेगरी में रखेंगे। तो प्लांट विद सेल वाल, जिसके पास सेल वाल है उसको हम प्लांट की कैटेगरी में रखेंगे, और जिसके पास सेल वाल नहीं है मतलब एब्सेंस ऑफ सेल वाल, जिसके पास सेल वाल नहीं है उसको हम एनिमल की कैटेगरी में रखेंगे। अब सेल वाल किसके पास था? बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, उसके बाद ब्रायोफाइट, उसके बाद टेरिडोफाइट, और एनिमल में जिसके पास सेल वाल नहीं था, प्रोटोजोआ जैसे अमीबा, उसके बाद फिर पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम, उसके बाद फिर एनिमल किंगडम में जैसे फाइलम दिए गए हैं पोरीफेरा, सीलंट्रेटा, इसी प्रकार जो दिए गए हैं। इन्होंने प्लांट को जिसके पास सेल वाल था उसको प्लांट की कैटेगरी में कर दिया, जैसे बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। उसके बाद फिर एनिमल को जिसके पास सेल वाल नहीं था उसमें क्लासिफाई किया, जैसे प्रोटोजोआ में अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। उसके बाद फिर जो भी फाइलम दिया गया है पोरीफेरा, सीलंट्रेटा, टिनोफोरा, इसी प्रकार उन्होंने बता दिया कि इनके पास सेल वाल नहीं है, इनको हम एनिमल की कैटेगरी में रखेंगे। उसके बाद फिर कुछ इसमें जो क्लासिफाई किया उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी? इन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ रख दिया, और प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ रख दिया, और ऑटोट्रॉफिक को हेटेरोट्रॉफिक के साथ रख दिया। अब जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, लेकिन ब्रायोफाइट जो है वो यूकैरियोट है। उसके बाद फिर कुछ बैक्टीरिया यूनिसेलुलर भी होते हैं, कुछ फंजाई भी यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन जो ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट हो, ये मल्टीसेलुलर होते हैं। उसके बाद फिर कुछ बैक्टीरिया या फंजाई हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो ये सब लिमिटेशन, ये सब दिक्कत आ रही थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो हम क्या लिखेंगे? लिमिटेशन ऑफ 2 किंगडम
टू किंगडम क्लासिफिकेशन। लिमिटेशन क्या थी? यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया गया था, मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया गया था। उसके बाद प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ रख दिया गया था, यूकैरियोट के साथ रख दिया गया था। और ऑटोट्रॉफिक के साथ हेटेरोट्रॉफिक को रख दिया गया था। लीनियस ने दो किंगडम सिस्टम दे दिया क्लासिफिकेशन का, लेकिन उसमें ढेर सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। जैसे यूनिसेलुलर को उन्होंने मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया, यूकैरियोट को प्रोकैरियोट के साथ रख दिया, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसका ऑटोट्रॉफिक था उसको हेटेरोट्रॉफिक के साथ रख दिया। उसके बाद फिर आए आर एच बिटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने जो दिक्कतें, जो प्रॉब्लम्स लीनियस के क्लासिफिकेशन में आ रही थी उसी को उन्होंने बेस बनाया। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, अपना क्लासिफिकेशन दिया। तो आर एच बिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच बिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और किस सन में? 1969 में। उन्होंने 5 किंगडम में हम सब जानते हैं, जैसे पहले मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, उसके बाद प्लांटी, उसके बाद एनिमलिया। ये 5 किंगडम उन्होंने 5 किंगडम में क्लासिफाई किया ऑर्गेन्स को। उसके बाद फिर लीनियस की प्रॉब्लम क्या क्या थी? उन्होंने यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया था, उसके बाद प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ रख दिया था, उसके बाद ऑटोट्रॉफिक को हेटेरोट्रॉफिक के साथ रख दिया था। उसके बाद फिर आर एच बिटेकर जी ने मोनेरा और प्रोटिस्टा, जो कि यूनिसेलुलर थे, इनको अलग किंगडम में रखा। बाकी फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया ये सब मल्टीसेलुलर थे, इनको अलग किंगडम में रखा, उसके बाद फिर दूसरी प्रॉब्लम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की थी। तो मोनेरा प्रोकैरियोट हैं, इनको अलग किंगडम में रखा। उसके बाद बाकी बचे हुए प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया ये सब यूकैरियोट थे, इनको अलग किंगडम में रखा। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एनिमल का हेटेरोट्रॉफिक है, और हेटेरोट्रॉफिक में कौन सा? होलोजोइक। इसको अलग किंगडम में रखा। उसके बाद फिर प्लांटी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक। इसको अलग किंगडम में रखा। उसके बाद फिर फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक था, हेटेरोट्रॉफिक में कौन सा? सैप्रोफिटिक। तो लीनियस की क्लासिफिकेशन में जो समस्याएं थी उसको आर एच बिटेकर जी ने
अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। जैसे उन्होंने मुंड्रा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, मुंड्रा और प्रोटिस्टा को यूनिसेलुलर थे, इनको अलग किंगडम में रखा। उसके बाद फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, ये सब मल्टीसेलुलर थे, इनको अलग अलग किंगडम दिया गया। उसके बाद फिर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उसके बाद फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब हम बात करेंगे आगे कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, आर एस विटेकर जी का जो बेसिस था क्लासिफिकेशन का, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में कहीं ना कहीं ये पूछी जाती हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था। तो बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहला जो बेसिस था वो सेल टाइप, कि सेल टाइप कौन सा है। उसके बाद फिर दूसरा बेसिस क्या था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और यही तीनों लीनियस की लिमिटेशन थी और इसी को इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बेसिस रखा। उसके बाद दो और ऐड कर दिया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके बाद फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था, सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके बाद फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो जितनी भी दिक्कतें लीनियस के क्लासिफिकेशन में आई, आर एस विटेकर जी ने वो सारी दिक्कतें अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के माध्यम से दूर कर दिया। और फिर आगे इसी को जितने भी साइंटिस्ट थे और आगे किताबों में यही जो क्लासिफिकेशन है इसी को पढ़ा जा रहा है अब तक।